अच्छा बच्चों, मैंने एक बोतल ली है, इसमें गुब्बारा लगाया है और मैं क्या कर रहा हूं, मैंने पूरी कोशिश कर ली और ये जो गुब्बारा है फूट नहीं पा रहा है। देखिए बच्चों, अगर मैं एक दूसरा गुब्बारा लेता हूं, उसको हवा से भरता हूं, क्या हो गया? फूट गया। लेकिन जब मैंने इस गुब्बारे को बोतल के अंदर रखा और उसमें हवा भरने की कोशिश करता हूं, मैं ये कोशिश यथाशक्ति कर रहा हूं, आप देखते हैं गुब्बारा नहीं फूटता है। तो अब हम अपने अगले टॉपिक पे आते हैं। आपके मस्तिष्क में चल रहा होगा कि ये क्रियाकलाप मैंने क्यों किया। जब मैंने एक साधारण गुब्बारा लिया और इसमें हवा भरने की कोशिश की, हवा का दाब बढ़ता गया तो ये गुब्बारा फूट गया। लेकिन इसी के स्थान पर मैंने एक बोतल ली, इसके मुख पे गुब्बारा लगाया और इस गुब्बारे को फुलाने की कोशिश की, ये गुब्बारा नहीं फूटा। क्या कारण हो सकता है? इस बोतल के अंदर जो वायु है वो उल्टा दबाव लगा रही है। मैं अपने मुख से वायु भरने का दबाव लगा रहा हूं, लेकिन इस बोतल के अंदर जो वायु मौजूद है वो मेरे मुंह द्वारा भेजी गई वायु को और आगे बढ़ने नहीं दे रही है। मैं मुख से जो दाब लगा रहा हूं उससे वायु अंदर प्रवेश कर रही है, लेकिन जो बोतल के अंदर मौजूद वायु है वो इसके अंदर और हवा को नहीं प्रवेश करने दे रही है, जिसके कारण ये गुब्बारा सुरक्षित रह गया। लेकिन इस स्थिति में गुब्बारा फट गया। ऐसा क्यों? अभी हम कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा क्रियाकलाप दिखा तो नहीं सकता, हाँ समझाने की कोशिश जरूर करूंगा। मान लीजिए हम एक किशमिश ले लेते हैं और इसके अंदर शर्करा, शुगर मान लीजिए 30% और जल 70%। 100% सत हो गया, 100 सत मतलब 100%। 30% शर्करा है और बाकी 70% क्या है? जल है। अब मैं क्या करता हूं, 3 अलग अलग प्रकार के विलयन लेता हूं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। इस विलयन में, पहले विलयन में मैं शर्करा है 20%, तो जल कितना प्रतिशत होगा? 80%। दूसरे विलयन में शर्करा है 20% और जल है 70%। और तीसरे में जो विलयन लिया इसमें शर्करा है 40%, तो जल कितना प्रतिशत होगा? एकदम सही 60%। अब मैं क्या करता हूं, बारी बारी से इस किशमिश को हर एक 3 एक समान किशमिश लेता हूं और उनको हर बीकर में डाल देता हूं। पहले बीकर में आप क्या देखेंगे? देखो बच्चों, मैंने आपको एक प्रक्रम बताया था, प्राशरण।
पदार्थ की गति उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर। तो यहाँ पे हम जल के प्रतिशत की बात करेंगे। अगर आप देखें, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इस किसमिस में जल कितना प्रतिशत है? 70। और जो जल है इस विलियन में कितना प्रतिशत है? 80%। यानी कि जल के कणों की मात्रा विलियन में ज्यादा है और किसमिस में कम है। तो अब जल विलियन में से इस किसमिस के अंदर प्रवेश करना शुरू कर देगा। जैसा कि आप जानते हैं, जो किसमिस है उसमें क्या मौजूद है? प्लाज्मा झिल्ली। तो इसके अंदर जल प्रवेश करना शुरू कर देगा, क्योंकि मैंने आपको बताया पदार्थ के कण कहां से कहां गति करते हैं? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। और ये किसमिस क्या हो जाएगी? फूल जाएगी। तो इस प्रकार के विलयन को अल्प प्रासरण दाबी क्या कहते हैं हम? अल्प प्रासरण दाबी विलयन। तो ये किसमिस क्या हो जाएगी? फूल जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर जल केवल अंदर ही गति कर रहा है। जल अंदर भी गति कर रहा है, जल बाहर भी गति कर रहा है। जल की गति दोनों दिशाओं में है, लेकिन तुलनात्मक रूप से अधिक जल इसके अंदर प्रवेश करेगा और कम जल इससे बाहर निकलेगा। तो फलस्वरूप ये झिल्ली फूल जाएगी। झिल्ली में मतलब किशमिश फूल जाएगी। अब हम दूसरी स्थिति की बात करते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, किशमिश में जल की प्रतिशत कितना था? 70। और ये जो हमने घोल लिया था, इसमें भी जल का प्रतिशत 70। तो ऐसी स्थिति में इसका मतलब ये नहीं कि इसके अंदर जल गति नहीं करेगा, जल गति करेगा। जितना जल अंदर जा रहा है उतना ही जल बाहर आ रहा है। तो फलस्वरूप ना तो कोशिका फूलेगी ना सिकुड़ेगी, उसका आकार क्या रहेगा? एक समान। क्या रहेगा? एक समान। अब हम तीसरी स्थिति की बात करते हैं। तो इस प्रकार के विलयन को संप्रासरी विलयन भी कहते हैं। अब हम तीसरी स्थिति की बात करते हैं। जैसे कि आपको पहले ही बताया, किशमिश में जल का प्रतिशत 70 है और जो विलयन, जो घोल हमने लिया था, उसमें जल का प्रतिशत 60 है। तो फलस्वरूप जल 70 से कहां गति करेगा? 60 की ओर। और ये किशमिश सिकुड़ जाएगी। तो देखिए, एक बार फटाफट दोहराते हैं। और इस प्रकार के विलयन को हम क्या कहते हैं? अति प्रासरण दाबी। अति प्रासरण दाबी विलयन। देखिए, एक बार मैं इस क्रियाकलाप को फटाफट दोहरा रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। हमने क्या किया? एक किशमिश ली। मान लेते हैं कि इस किशमिश में शर्करा कितनी प्रतिशत है? 30। जल कितना प्रतिशत है? 70%। फिर हमने 3 प्रकार के घोल लिए। एक ऐसा घोल जिसमें शर्करा 20% है, जल कितना हो गया? 80%। दूसरा शर्करा 30%, तो जल कितना हो गया? 70%। और तीसरा शर्करा 40%, तो जल 60%। अब हमने क्या किया? इस किशमिश को इस वाले घोल में डाला। इस घोल में जल का प्रतिशत ज्यादा है किसकी तुलना में? किशमिश की तुलना में। तो जल अंदर प्रवेश करेगा। जैसा कि मैं आपको बार बार बता चुका हूं, इसमें जितना जल अंदर भी जा रहा है, जल बाहर भी जा रहा है, लेकिन इसमें अंदर जाने वाले जल की मात्रा ज्यादा है। तो ये कोशिका, ये किशमिश फूल जाएगी। अगर आपने देखा हो, जब कोई व्यक्ति पानी में डूब के उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका शरीर फूल जाता है, या आपका हाथ ज्यादा समय पानी में रह गया तो फूल जाता है। यही कारण है। क्यों? क्योंकि आपके शरीर के अंदर जल का प्रतिशत कम है, और जब आपका हाथ पानी में है तो जो यहाँ मैं जल की बात कर रहा हूं वो किस प्रकार का जल है? वो एक मृदु जल की बात कर रहा हूं। ठीक है ना? तो जो हाथ की कोशिकाएं फूल जाएंगी,
दूसरी स्थिति में हमने जो किशमिश ली उसके अंदर जल का प्रतिशत कितना है 70, और जो विलयन लिया था उसमें भी जल का प्रतिशत कितना है 70। तो जितना जल अंदर है किशमिश के उतना ही भार है, तो जितना जल अंदर प्रवेश करेगा उतना ही बाहर निकलेगा। तो फलस्वरूप किशमिश ना तो फैलेगी ना सिकुड़ेगी। तीसरी परिस्थिति, हमने लिया थी किशमिश और किशमिश में जल था 70% और जो हमने घोल था उसमें कितना था 60%। तो फलस्वरूप जो जल है वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करेगा, तो जल इस किशमिश से बाहर निकलेगा और ये किशमिश पहले से भी सिकुड़ जाएगी। एक साधारण सा उदाहरण और लेता हूं मैं। जब मान लीजिए किसी के हाथ पे चोट लग गई या सूजन आ गई, तो हम बोलते हैं कि नमक के पानी में डालो सूजन कम हो जाएगा। वो क्या है? वो यही है। क्यों? क्योंकि जो नमक हम पानी में डालते हैं तो उसके अंदर जो जल का प्रतिशत कम हो जाता है और हमारे शरीर के अंदर जल का प्रतिशत ज्यादा होता है, जिसके फलस्वरूप जो आपको सूजन आया तो जल शरीर से बाहर की ओर गति करता है, तो सूजन कम हो जाता है। तो जाहिर बात है अब आप समझ गए होंगे अल्पराशरण दाबी, संपराशरण दाबी, अति प्राशरण दाबी विलयन क्या है। फिर दोबारा मैंने दो क्रियाकलाप की थी, वो किस संदर्भ में की थी? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में मौजूद होती है। किस में मौजूद होती है? पादप कोशिकाओं में। इसके अलावा ये कवक में मौजूद है। इसके अलावा जीवाणु हैं, इनके अंदर भी कोशिका भित्ति है। तो सर्वप्रथम मैं पादपों के बारे में बात करूंगा। जो पादप हैं वो स्थिर है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति नहीं कर पाते, नहीं कर सकते, तो उनको सभी विषम परिस्थितियों का सामना वहीं करना पड़ता है, चाहे बाढ़ आ जाए, बारिश हो जाए। अगर मान लीजिए ये एक पादप कोशिका है, इस पादप कोशिका में सबसे बाहर क्या है? कोशिका भित्ति। इस कोशिका भित्ति से ठीक सटी हुई कोशिका झिल्ली है, वो एकदम इससे सटी हुई है। जब मैंने आपको पहले किशमिश का उदाहरण दिया था, किशमिश फूल रही थी, सिकुड़ रही थी, लेकिन यहां पे अगर हम पादप कोशिका को अल्प प्राशरण दाबी विलयन में डाल दें तो ये कोशिका फटेगी नहीं। एक वृक्ष है, उसको आप जरूरत से ज्यादा पानी दे दें तो उसकी कोशिकाओं को नुकसान नहीं पहुंचेगा। मैंने आपको उदाहरण दिया था, एक बोतल ली थी, गुब्बारा था, हवा भरने की कोशिश की थी, गुब्बारा नहीं फूटा था। एक साधारण गुब्बारा लिया था, उसको भरा था, वो फूट गया। तो यहाँ पे कोशिका भित्ति भी इस बोतल के समान कार्य कर रही है। जब इसके अंदर अधिक मात्रा में जल प्रवेश करके दाब लगाता है तो ये कोशिका झिल्ली को फटने से रोकती है। इसके अलावा ये पादप कोशिका को एक निश्चित आकार भी प्रदान करती है। कोशिका की रक्षा करती है। अल्पराशरण दाबी विलयन में कोशिका को फटने से रोकती है। मुख्य रूप से जो कोशिका भित्ति है पादप में सेल्यूलोज से बनती है। किससे बनती है? सेल्यूलोज। इसके अलावा जो कवक है उसमें कोशिका भित्ति काइटिन से बनती है। किससे बनती है? काइटिन से। इसके अलावा जीवाणु के अंदर कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकॉन नामक पदार्थ से बनती है। तो
बेशक से इनकी संरचना अलग अलग है, पादप में सेल्यूलोज से, कवक में काइटिन से, जीवाणु में पेप्टिडोग्लाइकेन से, लेकिन उन सब का कार्य एक समान है। कोशिका को आकृति देना, कोशिका की रक्षा करना, अल्पप्राशनकाभी विलयन में कोशिका को फटने से रोकना। इसके अलावा जब कोशिका को, पादप कोशिका को हम अतिप्राशनकाभी विलयन में डालते हैं तो उस समय क्या होता है, जो कोशिका झिल्ली मैंने आपको बताया था कोशिका भित्ति से सटी हुई है, क्योंकि अतिप्राशनकाभी विलयन में डालेंगे तो जल की गति बाहर हो जाती है, तो जिसके कारण कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति से दूर हो जाती है। क्यों? क्योंकि जल की गति क्या हो गई, बाहर हो गई। तो इसको जीव द्रव्य संकुचन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव द्रव्य। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर ये कोशिका है, ये केंद्रक है और कोशिका द्रव्य है, तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, जीव द्रव्य। तो जब अतिप्राशनकाभी विलयन में पौधे को डालते हैं तो जल, पौधे की कोशिका को डालते हैं तो जल की गति कहाँ हो जाती है, बाहर की ओर होने लगती है, जिसके कारण जो ये जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य कोशिका द्रव्य और केंद्रक से बनाता है, संकुचित होने लगता है। तो जीव द्रव्य संकुचन या कुंचन भी हम कहते हैं। आज